आज मेरी पहली क्लास होगी आपके साथ भूगोल विषय से। और सिविल के अंतर्गत भूगोल विषय की जो क्रियाएं हैं वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब भूगोल विषय की बात हम करते हैं तो पूरे ब्रह्मांड और धरातल का पूरा सरफेस अर्थात स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल, सारी चीजों को एक साथ इन्वॉल्व करते हैं। भूगोल विषय में कितने लोग का इंग्लिश मीडियम है? इसमें मीडियम इंग्लिश दोनों कंबाइंड हम लेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। आज हमारा पहला जो पॉइंट होगा वो अक्षांश और देशांतर रेखाओं से होगा, जहां से हमारी पूरी व्यवस्थाएं संचालित होती हैं भूगोल विषय वस्तु। ये आपके सामने ग्लोब है, और ग्लोब की जो परिमेखला होती है वो अक्षांश और देशांतर रेखाओं का पूरा जाल होता है। लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड का जो पूरा स्ट्रक्चर्स है उसके आधार पर पूरा पृथ्वी को समायोजित कर दिया जाता है। भूगोल विषय कितने लोगों का रहा है ग्रेजुएशन में? ओके, ध्यान रखिएगा कि विषय बहुत ही इजी है, बहुत ही सरल विषय हम इसको कहते हैं। अंतर सिर्फ यही है कि थोड़ा सा आपको कंसेप्ट तैयार करना पड़ेगा। और भूगोल विषय आपने तैयार किया है तो शायद आपको प्रिलिमिनरी अर्थात यूं करें कि जो प्राथमिक परीक्षाएं होती है उससे, या यूं करें जो फर्स्ट परीक्षाएं होती हैं, सेकंड परीक्षाएं होती हैं, उन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है भूगोल विषय, क्योंकि इससे अब तक का 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं। इसके साथ ही साथ दूसरी जो विषय वस्तु है उसके साथ इन्वायरमेंट जुड़ जाता है। इन्वायरमेंट के 25 क्वेश्चन भूगोल विषय से आते हैं। तो कुल मिलाकर के यूं देख लिया जाए तो 35 से लेकर के 45 क्वेश्चन आप मेकअप कर लेते हैं प्रारंभिक परीक्षाओं के अंतर्गत। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपने कमांड रखा है तो इतना आप तैयार कर रखते हैं। आइए हम लेके चलते हैं भूगोल विषय के अंतर्गत। भूगोल विषय के अंतर्गत हम आपको बता दें जो सिविल की परीक्षाएं होती हैं उसमें सिर्फ आपको स्मरण शक्ति का अध्ययन नहीं करना होता है। जो मेन परीक्षाएं होती हैं, चाहे जो आपकी पीसीएस प्री की जो परीक्षाएं होती हैं, एस प्री की परीक्षाएं होती हैं, उसमें आपसे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के डिमांड होती है, और उसके पास आपका संकल्प या यूं कहिए कि आप कितना उस पर सारगर्भित अध्ययन करते हैं उसका आपसे निचोड़ लिया जाता है। उसी तरह के क्वेश्चंस भी आपके सामने जो आपका कंसेप्ट डिसाइड करता है, और कंसेप्ट की परख होती है। आपने क्या रटा है, कहां पर कौन है, इसका तो कंसेप्ट ही है नहीं। जब आप डीपली अध्ययन करते हैं तो आपका कंसेप्ट बनता है। आप सारा पढ़ के जाते हैं, आप देखे होंगे कि सब पढ़ के गए उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आया, कंसेप्ट उठा के पूछ लिया, 4 विकल्प आपके सामने आते हैं, 4 विकल्प में कौन बेहतर है उससे पूछ लेते हैं। और यही चीजें आपको समझनी होगी कि कंसेप्ट कैसे है। तो अक्षांश और देशांतर का जो कंसेप्ट है उसके आधार पर ध्यान रखिएगा कि ये पूरा ग्लोब है, और इस पर ये रेखाएं नॉर्थ और साउथ होती हैं, ठीक है। इसे हम कहते हैं देशांतर रेखाएं अर्थात लॉन्गिट्यूड। और ये जो रेखाएं होती हैं ये इस पर जैसे खींची जाती हैं, इसे अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और इस अक्षांश रेखाओं और देशांतर रेखाओं का पूरा जाल है पूरी पृथ्वी। और इसके आधार पर हम बहुत अच्छा अध्ययन कर लेते हैं किसका, अपनी लोकेशन की स्थिति कहाँ हमारी, किस अक्षांश और देशांतर के बीच में हम हैं। इसके बाद समय का निर्धारण कर लेते हैं, पूरी दुनिया का समय का निर्धारण निश्चित होता है। सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन डिसाइडेड होता है इससे। दिन रात का पूरा व्यवस्थाएं इससे चलती हैं। तो ये कहने के लिए सामान्य रेखाएं हैं, लेकिन इसकी बहुत सारी चीजें अप्लाइड आपके जीवन में प्रभावित करती हैं आपको। ध्यान रखिएगा, जब भी आप किसी समय की गणना करते हैं तो देशांतर रेखाएं सबसे महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जब भी सूर्य का अध्ययन करते हैं, चंद्रमा का अध्ययन करते हैं, तो उसमें अक्षांश रेखाएं सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान ले लेती हैं। उत्तरायण और दक्षिणायन का जब भी कंसेप्ट आता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण होती है। और साथ ही साथ किसी भी देश की जो स्थिति है, भौगोलिक स्थिति से कहते हैं आप, वह किस अक्षांश और देशांतर के बीच है, कितना उसका क्षेत्रफल है, सब कुछ अक्षांशी देशांतरी विस्तार के आधार पर डिसाइड हो जाता है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं, धरातल पर कहीं खींची नहीं जाती। और जब काल्पनिक रेखाएं होती हैं धरातल पर कहीं खींची नहीं जाती, सारी चीजें रोटेशन में है, आपके प्रतिदिन की रोटेशन में है, फिर भी ये काल्पनिक है। और ये किसको मान के खींची गई, सपोज सारी चीज घूम रही है तो कोई ऐसा एलिमेंट्स तो होगा जिसके आधार पर ये स्थित मानकर खींची जाती होगी। तो वो है हमारा उत्तर में ध्रुव जो है, ध्रुव तारा जो, उसके आधार पर हम लेकर के इसको खींचते हैं।
और पूरी दुनिया में इस व्यवस्था को संचालित किया जाता है। सिर्फ आप क्या नहीं, भारत और विश्व का भूगोल आपके प्रारंभिक परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट। और भारत और विश्व के भूगोल के अंतर्गत 2 पॉइंट्स आप अध्ययन में लाते हैं, विश्व का भी और भारत का भी। उसमें आपका है उसकी भौगोलिक स्थिति अर्थात भौतिक स्वरूप, और पुनः सामाजिक और आर्थिक भूगोल। इतने से ही क्वेश्चन आपके प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बाकी सारे एलिमेंट्स तो आपके पास जानकारी में। तो सामान्यतः जो अक्षांश और देशांतर का कंसेप्ट है, ध्यान रखिएगा कि जब आप किसी ग्लोब पर काम करते हैं या किसी वृत्त पर काम करते हैं जिसका मान भी आप जानते हैं 360 डिग्री होता है, 360, और 360 का आधार जब बना करके आप खींचते होंगे तो स्वाभाविक है कि एक रेखा आपको ऐसी दिखाई देगी और फिर आपके आधार पर ये सब बनते जाते हैं, पूरी रेखा ऐसे डिसाइड हो जाती है और इस आधार पर अनेक सारी चीजें आपको दिखाई देगी। ध्यान रखिएगा। अब बीचों बीच एक रेखाएं होती हैं और ये 0 डिग्री होती है, ये 0 डिग्री होती है। फिर ये आपका नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट और वेस्ट। ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसमें हम डिसाइड करते हैं डायरेक्शन को। बगैर डायरेक्शन के आप कोई स्टडी नहीं करते। डायरेक्शन के आधार पर जब आप काम करते हैं तो आप यूं करते हैं और इसके बाद यूं करते हैं। ये आपका नॉर्थ हो गया, ये साउथ, ये ईस्ट और वेस्ट अर्थात उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। इसके बाद ये उत्तर ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट, ये आपका साउथ वेस्ट और ये नॉर्थ वेस्ट हो गया। इस तरह से आप डिसाइड करते हैं दिशाओं को, और वैज्ञानिक दिशा डिसाइड करने की भौगोलिक स्थिति की जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते। ठीक है, आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी, लेकिन इसमें आपकी गूढ़ता पहचानी जाती है कि आप कितना उस पर तटस्थ हैं और आप कितना उसकी स्टडी किए। आपसे ये नहीं पूछा जाता है, या आपसे क्वेश्चन भी स्ट्रेट क्वेश्चन आते हैं बराबर। टाइमिंग का क्वेश्चन आया है, इस समय सामान्य थोड़ा पैटर्न बदला है, लेकिन पहले के 2010 से पहले मैक्सिमम क्वेश्चन अक्षांश और देशांतर को आधार बनाकर किए जाते थे। तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा कि जब अक्षांश और देशांतर का अध्ययन करते हैं तो अब इसमें डिसाइड करना है कि रेखाएं कितनी होती हैं। अभी आपने कहा कि वृत्त का मान 360 डिग्री होता है, वृत्त का मान 360 डिग्री होता है, तो स्वाभाविक है कि हर रेखा 1 डिग्री पर खींची जा रही है। ठीक, इसमें कोई दिक्कत आपको? तो 360 देशांतर आपके होंगे, 360 देशांतर अर्थात लॉन्गिट्यूड, और ये आपकी अक्षांश रेखाओं का कंसेप्ट अलग होता है। ये अक्षांश रेखाएं हैं और ये देशांतर रेखाएं हैं। ठीक है, तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं का कंसेप्ट अलग हो जाता है। तो अक्षांश रेखाओं का कंसेप्ट जरा ध्यान दीजिएगा कि अगर तो ये पूरी रेखाएं आप यहां से लेकर के यहां तक 90 तक जाते हैं तो 90 डिग्री होगा। ठीक है, और इधर आएंगे तो 90 डिग्री होगा। अर्थात यूं कह लिया जाए कि 180 डिग्री अक्षांश रेखा और 360 डिग्री देशांतर रेखा। करेक्ट? लेकिन यार सपोज मान लीजिए 0 डिग्री रेखा हम कह सकते हैं ना, 0 डिग्री रेखा कह सकते हैं। तो एक से जब आपने प्रारंभ किया, 1 2 लेकर के 360 तक पहुंचे, जाएंगे ना। तो 1 से लेकर के 360 की बात करेंगे तो 360 रेखा होगी, और 0 डिग्री को काउंट नहीं करेंगे क्या? तो 360 के बजाय 361 नहीं हो जाएगा? तो गलत नहीं होगा? रेखा की परिभाषा क्या है? हाँ सर, रेखाएं जो होती हैं वो हमें एक डायरेक्शन बताती हैं। नो नो, रेखा की परिभाषा पॉइंट से मिलकर बनता है। दो बिंदुओं को सरल सीधी रेखा मिलाती है, उसे हम रेखा कहते हैं। तो 0 डिग्री भी तो रेखा होगी ना? नहीं, मैच कर देते हैं। 0 डिग्री 360 डिग्री की और कभी तो 0 डिग्री बीच में आ रहा है, 360 डिग्री तो बाहर जा रहा है। सपोज ये 90 डिग्री हम चले यहां से, 90 डिग्री पूरी क्लास डिस्कशन में चलेगी। हम कोई चीज देने नहीं आए, आपको सब पता है, आप सब पढ़ के आए, आप मॉनिटर हैं।
हम सिर्फ आपको वो चीजें दिखाना चाहते हैं जिसमें आप सस्पिशन में होते हैं और यही क्रॉस क्वेश्चन कर दिए जाते हैं। ये सारे क्रॉस क्वेश्चन है आपके और ये चीज आपसे पूछी जाती है और फिर आप कहते हैं कि ये तो मुझे जानकारी नहीं, आप सब जानते हैं। अगर जो यहाँ से यहाँ तक हम लाते हैं तो ये पूरी रेखा 180 डिग्री होगी ना, ग्लोब पर 180 डिग्री, और जब 180 डिग्री को आप अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, पूरा इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है। और सारी देशांतर रेखाएं एक दूसरे को पैरेलल काटती है बराबर। इस ग्लोब पर खींची जाने वाली सभी देशांतर रेखाएं, ध्यान दीजिएगा, इस ग्लोब पर खींची जाने सभी देशांतर रेखाएं इस वृत्त को 2 बराबर भागों में बांट देती है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। जब 2 बराबर भागों में बांटेगी तो स्वाभाविक है कि हर रेखा का अपना अपना वैल्यू होगा। और 1 डिग्री से स्टार्ट करते हैं तो 0 डिग्री से 1 डिग्री पर आते हैं, 1 से लेकर 360 डिग्री तक जाते हैं। तो क्या 0 डिग्री 360 डिग्री होगा? साइड करिए आप लोग। देखिए यहाँ किताब की बात नहीं, सामने आपके सामने काम चल रहा है, सारा प्रैक्टिकल चल रहा है। 0 से स्टार्ट किया, फिर 1 से स्टार्ट किया, फिर 360 तक आया, फिर 0 आया कि नहीं आएगा? 0 360, अच्छा 360 0 पर ही आखिर क्यों ऐसा होगा? हाँ थैंक यू। क्यों ना होगा ऐसा? नहीं मैप ऐसा नहीं होता, कंसेप्ट होता है, सर्किल का कंसेप्ट होता है 300, एक वृत्त का मास 360 डिग्री होता है, इससे अधिक नहीं हो सकता। वृत्त में ऐसा होता है, ऐसा नहीं हो सकता। इसका कंसेप्ट जो अलग बात एक कंसेप्ट है कि वृत्त का मान 360 डिग्री होगा, 360 डिग्री से स्टार हो ही नहीं सकती। तो जब 360 डिग्री से स्टार नहीं हो सकता, 360 डिग्री से स्टार रेखाएं कैसे हो सकती? इसलिए कि सारी रेखाएं 1 डिग्री पर होती है। अब 1 डिग्री के बीच की दूरी अक्षांश और देशांतर रेखाओं की अलग अलग हो जाती है। हर डिग्री के बीच का निश्चित टाइमिंग है और निश्चित दूरी है। अब पृथ्वी घूमती है ना, अब ध्यान दीजिएगा, और मैं आपको बता दूं, आप ध्यान रखिएगा, जब ये अक्षांश देशांतर का कंसेप्ट होगा तो ये पूरा वृत्त सीधा है, ठीक। पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी है, तब ये चीज आपको मिलता है। 23.5 डिग्री झुकी अपने अक्ष पर, तो 23.5 डिग्री अक्ष पर झुकेगी तो एक कक्ष भी तो होगा उसका, तो वो 66.5 डिग्री होगा, तब तो 90 डिग्री होगा ना। 90 डिग्री का ही तो कंसेप्ट है, तो 90 डिग्री 23.5 डिग्री निकाले 66.5 हो जाएगा पूरा। कैलकुलेशन कर पता है, 23 डिग्री 66.5 डिग्री कंसेप्ट हो गया। तो ये एक तरफ 66.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी है और दूसरी तरफ कक्ष पर झुकी है 66.5 डिग्री। अब इसी के आधार बना करके आपने देखा होगा कि 23.5 डिग्री पर आपकी कर्क रेखाएं जाती है और दूसरी तरफ मकर रेखाएं करती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्टन, ये दोनों। तो ये चीजें कर्क रेखाएं नॉर्थ साइड में अर्थात से कर्क रेखा करती है, ठीक है। और ये साउथ में आपकी मकर रेखा होती है। हो गया? आपके अभी पीसेस और आइस दोनों में कौन सी नदी 2 बार कर्क रेखा को काटती है? क्वेश्चन है विश्व में, भारत में भी। तो भारत और विश्व के कंसेप्ट में आपको ध्यान रखना होगा। अभी पीछे आइस का क्वेश्चन है, ये आइस और पीसेस के दोनों में क्वेश्चंस आए थे, एक विश्व के साथ थे, एक भारत के संदर्भ में था। ध्यान रखिएगा कि जब यही कर्क रेखाएं और मकर रेखाओं का कंसेप्ट होता है उसके अकॉर्डिंग पूछ लिया जाता है ये रेखाएं कितने प्रदेशों से गुजरती है, एक रेखाएं कितने देशों से गुजरती है, ये भी क्वेश्चंस बनते हैं आपके। तो इस तरह से जब आप किसी काम रेखा पर काम करते हैं तो उस रेखा को ध्यान रखते रहिए कि कहां से गुजर रही है। पूरे विश्व का जो स्थलीय भाग है उस स्थलीय भाग का अगर अध्ययन करेंगे तो साउथ, अभी कहा ना कि साउथ का और नॉर्थ का, ठीक है, साउथ और नॉर्थ का जो कॉन्सेप्ट उठाएंगे कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध जिसे कहते हैं आप, नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर, तो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध का कंसेप्ट बनाएंगे। जैसे वृत्त है तो इस वृत्त के अंतर्गत आप 2 भाग डिवाइड कर दिए, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ठीक है। नॉर्थ किससे डिसाइड किया? 0 से, देखा तो 0 से जाएंगी, तो ये नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया। अब नॉर्थ साउथ में ध्यान रखेंगे कि इसमें स्थलीय भाग नॉर्थ के समय स्थल पूरे विश्व का स्थल भाग सबसे अधिक है, इसके आधार पर कम है, ठीक है। तो स्थल का समान वितरण हो गया,
जल स्वाभाविक है कि स्थल और जल दो ही भाग नहीं, तो जल का तात्पर्य कि जब स्थल अधिक होगा तो जल कम होगा, और जल का भाग दूसरी तरफ इधर अधिक है, जल का भाग इधर अधिक है तो स्थल का भाग इधर अधिक डिसाइडेड है। इसी तरह से फिर आपको डिफाइन करना पड़ता है, जैसे बीच में आपने डिफाइन कर दिया इसको, अब इसमें क्या करते हैं बीच में कर दिए तो ये पूर्वी गोलार्ध हो गया और ये पश्चिमी गोलार्ध हो गया, दो गोलार्ध हो गया ना। तो आप पूरे ग्लोब को चार भागों में बांट दिया, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध, करेक्ट। इसमें किसी को दिक्कत? इसी लोकेशन पर पूछा जाता है कि कौन सा देश किस गोलार्ध में है। आए क्वेश्चंस, आईएएस में भी क्वेश्चंस है, पीसीएस में भी क्वेश्चंस है। तो अब गोलार्ध का कंसेप्ट ध्यान रखिएगा, अपने 0 डिग्री अक्षांश को लेकर चलेंगे। डायरेक्शन भी मिल गया आपको, गोलार्ध भी मिल गया, ठीक है, और ये अक्षांश और देशांतर मिल गया। इसके साथ ही साथ आप ध्यान रखिएगा 66.5 डिग्री का आपका होता है वृत्त, आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त, दोनों तरफ है ना। तो ये आपका 66.5 डिग्री हो गया। अब इस 66.5 डिग्री का अलग अलग स्वरूप होगा दोनों तरफ। ये सभी रेखाएं महत्वपूर्ण है और सबका अपना अपना इंपॉर्टेंस, इसी का इंपॉर्टेंस कम नहीं। अब इसी के आधार पर ये इस पॉइंट 0 डिग्री को आप अंतरराष्ट्रीय डेट लाइन कहते हैं, समय निर्धारक रेखा। 0 डिग्री आपकी समय निर्धारक रेखा कही जाती है, ठीक है। हर देश की अलग अलग समय रेखा होती है। क्या डेट लाइन? तो ये डे लाइन है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा इसे कहते हैं, डे लाइन। ये आपकी समय निर्धारक है, टाइम रेखा। अंतरराष्ट्रीय जो समय निर्धारक रेखा होती है ये 0 डिग्री होती है, और आपकी जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा होती है ये कही जाती है। तो 0 डिग्री पर हो तो आप 0 डिग्री के बीच जब आप एक डिग्री चलते चले जाते हैं ना इस तरह से, तो हर समय कंसेप्ट ध्यान रखिएगा, जब इसकी बात करते हैं तो फिर आपका ये जो समय निर्धारित होता है वो 4 मिनट का होता है। तो ये 4 मिनट के संदर्भ में क्या होता है, इतना तो आपने पढ़ा है, ये सब आपने पढ़ा है। इस 4 मिनट का कंसेप्ट क्या होता है? 4 मिनट का अर्थात सूर्य, पृथ्वी घूमती है, सूर्य तो कांस्टेंट अपनी जगह पर, तो पृथ्वी अपना घूम करके 4 मिनट समय लगाती है 1 डिग्री का अक्षांश को पार, 1 डिग्री देशांतर रेखा को पार, ये घूमती है ना। और पृथ्वी की ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी की एक गति ये है और दूसरी गति ये एस, इसमें कोई दिक्कत नहीं। एक गति तो इसकी चल रही है जो आपकी पूरी टाइमिंग को डिसाइड करता है, और दूसरा ये चल रहा है जो वर्ष को डिसाइड करता है। दोनों गति हो गई। इन दोनों गति के आधार पर इसी के आधार पर आप डिफाइन करेंगे कि जब आपका 4 डिग्री का अंतर होता है तो ये 4 डिग्री क्या है, अर्थात एक अक्षांश, एक देशांतर रेखा को पार करने में सूर्य के सामने 4 मिनट का समय लगता है, करेक्ट। जब 4 मिनट का समय लगेगा तो पूरी पृथ्वी एक 24 घंटे में चक्कर लगा लेती है। अब अंतर करके देख ले, 4 मिनट के हिसाब से 360 डिग्री करें, नोट करें, कैलकुलेट करें, इसको आ जाएगा, कैलकुलेट करके देखें आप, तो ये आपका मिल जाएगा पूरा। अब 12 घंटे की रात, 12 घंटे का दिन, रात दिन छोटे बड़े होते रहते हैं ना, बराबर तो होते नहीं, तो रात दिन बड़े छोटे बड़े होते हैं, किस कंसेप्ट को होते हैं? रोटेशन तो वो रात दिन दोनों हो गए, उसी वजह से ही होंगे, लेकिन छोटे बड़े का कंसेप्ट कैसे होगा? जो झुकाव है पृथ्वी का, उस झुकाव 23.5 डिग्री का जो झुकाव है, उस झुकाव के सामने वो चीजें अपने आप डायरेक्शन में आ जाती हैं, तो कभी अधिक होगा कभी कम होगा, करेक्ट। जब अधिक भाग सूर्य के सामने जो होगा उसका प्रभाव दूसरी तो उसका अलग होगा, और जो सूर्य के आड़ में होगा, पीछे होगा, उसका प्रभाव अलग होगा। तो दोनों के प्रभाव का जो अंतर होता है उसी के समय के साथ डिसाइड कर लेते हैं, और फिर दिन रात का छोटा बड़ा डिसाइडेड हो जाता है। अब 2 चीजें ध्यान रखिएगा, एक तो पृथ्वी की गति आपने देखा कि 2 गतियां डिसाइड कर लिया कि एक अपने अक्ष पर घूम रही है और दूसरा कक्ष पे घूम रही है, और दोनों का इंपॉर्टेंस है। तो जब सूर्य का स्वभाव देखेंगे कि अभी आपका 22 दिसंबर बीता,
22 दिसंबर बीता है ना। Yes, sir. सबसे बड़ी रात थी आपका, Yes, sir. आपके उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा रात, और उसी समय दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन भी था। Yes. मकर रेखा पर, मकर रेखा पर सबसे बड़ा दिन, ठीक है, और सबसे बड़ी रात यहां पर। अब आपका सूर्य उत्तरायण, अब सूर्य उत्तरायण हो गया। अभी आप पूछें तो पता चलेगा कि सूर्य उत्तरायण हो गया। तो उत्तरायण क्या हुआ? मकर रेखा से उत्तरायण हुआ। जो सूर्य पृथ्वी यहाँ सूर्य के सामने थी, अब जो है ये चक्र घूम करके अब ऐसे डायरेक्शन में आ जा रहा है, ये ऊपर तरफ चल रहा है। तो 22 दिसंबर, 22 जनवरी, ठीक, फिर 22 जनवरी, 22 फरवरी, और फिर 22 से 22 मार्च, ठीक है। 23 मार्च को रात दिन बराबर होंगे ना। कब? 23 मार्च को रात दिन बराबर होंगे, और वह कहां होगा? इक्वेटर पर, अर्थात भूमध्य रेखा। अर्थात इसका तात्पर्य है कि पूरे गोलार्ध में रात दिन बराबर हुए, सूर्य भूमध्य रेखा पर है। डिसाइडेड? अब 23 मार्च हो गया, 23 मार्च से फिर 23 मार्च से लेकर 23 अप्रैल, 23 अप्रैल से 23 मई, और 23 मई से फिर लेकर के 23 जून। लेकिन वो 23 का कंसेप्ट क्या था? एक दिन खटा होगा ना, तो उसमें कंसेप्ट में क्या होगा कि 23 के जो आपका 23 मार्च है, अब अगला जो टाइम होगा 23 से लेकर के 24 पॉइंट होगा। 24 से स्टार्ट करेंगे तो जाएंगे कहां तक? 23 मार्च, 23 अप्रैल तक। तो उसके बीच में कितनी संख्या होगी? 21 दिन होगा, सॉरी 29 दिन होगा। तो वो क्रम बढ़ते बढ़ते चला जाएगा 21 जून। 21 दिन जून को कर्क रेखा पर सबसे बड़ा दिन होगा, है ना। अब सूर्य की जो परिधि है, अर्थात यूं कहें कि पृथ्वी का जो स्वरूप है सूर्य के सामने आने का, उस एक कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच ही तो है ना। यहां तक तो सूर्य नहीं आता, पृथ्वी यहां तक नहीं पहुंचती ना, पृथ्वी यहां तक। जो भी इसका डायरेक्शन होता है सूर्य के सामने, वो सिर्फ 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण, ठीक है। तो जब यहां से मूवमेंट इधर होता है, तो फिर इसे हम दक्षिणायन कहना शुरू करते हैं, और जब इधर से मूवमेंट इधर होने लगता है तो इसे उत्तरायण कहना शुरू करते हैं। अब इसके आधार पर 6 महीना उत्तरायण, 6 महीना दक्षिणायन कंसेप्ट। यार यहां तक तो कंप्लीट है। लेकिन यार आपने सुना होगा कि कभी रातें शुक्ल पक्ष में जा रही, कभी कृष्ण पक्ष में जा रही, कभी रात अंधेरी हो रही, कभी उजाली हो रही, हो रहा है। ये कैसे होता है? चंद्रमा पे, ठीक है, चंद्रमा से ही होगा, लेकिन कैसे होगा? पूरी रात अंधेरी नहीं होती, ठीक ना, फिर उसमें अंतर आएगा। अब तक चंद्रमा का कंसेप्ट आपने देखा, चंद्रमा पर हम सारे खोज कर रहे हैं। सबसे अधिक हमारा इस समय चंद्रमा जो है सबसे इंपॉर्टेंट हो चुका है। तो चंद्रमा पर जो खोज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग चंद्रमा का जो स्ट्रक्चर है उसको भी समझना होगा ना। तो दो हमारे पूरे इस पूरे ग्लोब को प्रभावित कौन करते हैं? दो, सूर्य और चंद्रमा, दो सबसे अधिक प्रभावित करते हैं, और इसी के अकॉर्डिंग ये सारी व्यवस्थाएं चलती हैं। चंद्रमा और सूर्य के अकॉर्डिंग सारी व्यवस्थाएं चलती है। लेकिन पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा, और सूर्य एक तारा है। सूर्य एक तारा, यह दो चीज समझिएगा, पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा, और सूर्य एक तारा है। सूर्य तारे जो है स्वतः प्रभावित होते हैं, और स्वतः उनमें लाइट होती है। ग्रहों में कोई लाइट नहीं होती, सभी सूर्य से प्रकाशित होते हैं। और जब सूर्य से प्रकाशित होंगे तो जितने भी ग्रह या उपग्रह होंगे सभी सूर्य से प्रकाशित होंगे। तो तारा, इस पूरे ब्रह्मांड का कंसेप्ट क्या है? तारा और ग्रह, यही है ना। तो सारे तारों का कंसेप्ट अलग अलग ले लेंगे और ग्रहों का कंसेप्ट अलग अलग लेंगे। तो आपके आधार पर बेसिक तौर पे जब पूरे डिफाइन करेंगे तो सूर्य और तारों का, सूर्य एक तारा भी है और पूरे तारों का समूह है, पूरे तारों का समूह है। उसके बाद आपके सारे ग्रह होते हैं, और ग्रहों की कंसेप्ट में भी आप देखते हैं कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, ठीक है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सब सारे आपके पास हैं। तो जितने भी आपके ग्रह हैं उनका कंसेप्ट किससे है? सूर्य से जुड़ा हुआ है, और सूर्य से एक निश्चित दूरी पर लगे हुए, सभी सूर्य से एक निश्चित दूरी पर है। सबका एक परिपथ है, कभी किसी से कोई परिपथ में कोई अंतर नहीं आता, सब अपने परिपथ में घूमते रहते हैं। सबके पास कुछ न कुछ उपग्रह भी है, किसी के पास नहीं भी है, किसी के पास दूसरे तरह के लोग हैं।
तो सबके पास ग्रह, सभी ग्रहों के पास उपग्रह हैं अपने, और उनका एक रोटेशन डिसाइडेड है कि वो सभी ग्रह जिस तरफ चलेंगे उस तरफ से उनके उपग्रहों का स्वरूप विकसित होगा। हमारी पृथ्वी का रोटेशन पश्चिम से पूरब की तरफ है, चंद्रमा का भी उसी तरह हिसाब से। ये अलग है चंद्रमा का। चंद्रमा का रोटेशन क्या है, पृथ्वी के अनुकूल है विपरीत? जिस तरह चंद्रमा पृथ्वी हमारी पश्चिम से पूरब घूमती है, डिसाइडेड है, यहाँ किसी को विवाद है? तो चंद्रमा किधर से किधर घूमता है? तो चंद्रमा की उगता किधर से? चंद्रमा उगता नहीं है, सूर्य से प्रकाश चंद्रमा निकलता है, सूर्य के प्रकाश से दिन में दिखता नहीं है, लेकिन वो रहता है, हमेशा रहता है। तो क्या एक ही जगह रहता है कि एक ही तरफ है? वो तो ठीक है, हम वहां जा ही नहीं रहे, एक भाग दिखाई दे रहा है कि दो भाग दिखाई दे रहा है। हम सिर्फ इस पॉइंट पे जा रहे हैं कि चंद्रमा आपको दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता। रात में दिखाई देता है, सूर्य भी रात में भी होता है, वही नहीं, वो भी हमेशा रहता है, लेकिन जो भाग आपके पृथ्वी के सामने होता है उस पर प्रकाश होता है उसमें। ठीक पर कंसेप्ट तो चंद्रमा का भी उसी तरह से है। जब सूर्य हटेगा तो चंद्रमा आ जाएगा। तो चंद्रमा दिखाई देगा तो किसी डायरेक्शन में दिखाई देता होगा ना, कभी पूरब या पश्चिम या उत्तर या दक्षिण। पूरब पर डे, हाँ, पश्चिम दिखता है। क्यों? आप लोगों ने देखा है फिर चंद्रमा को निकलते हुए? देखा है ना? तो फिर इतना अंतर क्यों आ रहा है कि किधर है? जैसे सूर्य को कहते हैं पूरब निकल रहा है पश्चिम डूब रहा है, उसी तरह चंद्रमा को क्यों नहीं बोल रहे हैं कि पश्चिम निकलता है पूरब डूबता है, या पूरब निकलता है पश्चिम डूबता है? ये तो आपका होना चाहिए ना। हर चीज का एक डायरेक्शन है, ये तो परफेक्ट है कि सबका डायरेक्शन है। सबकी एक ओपिनियन है कि चंद्रमा सूर्य जो है पूरब में निकलता है पश्चिम में डूबता है, इतना तो हमारे पास है कंसेप्ट। तो चंद्रमा के प्रति आपका ये भाव क्यों नहीं है? वो भी तो निकलता होगा, फिक्स नहीं है। हाँ, माने उसका मतलब कि वो पूरे महीने दिन अलग अलग डायरेक्शन में निकलता होगा, क्या सही है? सब लोग सहमत नहीं इस बात पर? इस बात पर सभी लोग सहमत नहीं है आपके बातों पर। आपकी बातों पर सब लोग सहमत नहीं है कि उसका डायरेक्शन प्रतिदिन अलग अलग होता है। नहीं, चंद्रमा सूर्य का चक्कर लगाता है, सूर्य तो कांस्टेंट है। हाँ, तो सूर्य का तो डायरेक्शन है कि सुबह पूरब में निकलेगा और पश्चिम में शाम को डूब जाएगा, लेकिन क्या चंद्रमा का भी इस तरह का डायरेक्शन है? हाँ, ठीक है, बदलती रहती है, तो मैं नहीं कर रहा हूँ बदलती रहती, लेकिन वो कोई डिसाइडेड पॉइंट होगा जहां बदलती हुई दिखाई दे आपको। पूरब से निकलता है, बर्थडे पूरब से निकलता है। यार मैं ये क्वेश्चन आप पर छोड़ देता हूँ, आप शाम को जाइएगा, चंद्रमा के रोटेशन को चेक करिएगा शाम को, फिर अपने को सेट करिएगा कि क्या सही है क्या गलत। देखिए, हम आपको बताएं, हमारी विषय वस्तु के सारी चीजें ऐसी हैं जो सही है तो सही है, गलत है तो गलत है, और सबको आप प्रैक्टिकल के रूप में चेक कर सकते हैं। कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि कोई कह दे कि नहीं इस पर ये चीज हो सकती है, ये चीज नहीं हो सकती। सारी चीजें सत्य है और सत्य की खोज आप कर रहे हैं। तो आप चंद्रमा को खुद देख लीजिएगा, क्योंकि चंद्रमा जैसा आज का जो बर्निंग टॉपिक है, महत्वपूर्ण टॉपिक है चंद्रमा, जिस पर चंद्रयान हमारा भारत छोड़ चुका है, बहुत सारी उपलब्धियां हासिल कर चुका है। तो चंद्रमा को भी समझना हमारी जरूरत है, क्योंकि क्वेश्चन चंद्रमा से आए हैं, आईएएस के क्वेश्चन चंद्रमा से आए हुए। इस पर अगले आप 2 सालों का क्वेश्चन बैंक उठाकर देखेंगे तो आपके पास क्वेश्चन है चंद्रमा पर। चंद्रयान छोड़ा गया उस पर क्वेश्चन से, चंद्रमा की सारी गतियों का है, चंद्रमा की गतियों का निर्धारण करते हैं, चंद्रमा के आधार पर शुक्ल और कृष्ण पक्ष का निर्धारण करते हैं, और चंद्रमा और सूर्य के आधार पर ही आपकी ज्वार भाटा भी आते हैं, अमावस्या पूर्णिमा का।
तो एक दो पॉइंट ऐसे हैं जो बहुत सारे टॉपिक को टच कर देते हैं, और अगर 2 पॉइंट आपने डिसाइड कर लिया तो आपके 4 क्वेश्चन तो मिलने ही मिलने, क्योंकि ज्वार भाटा से क्वेश्चन आए हुए, सामान्य अध्ययन के अंतर्गत आपके ज्वार भाटा से क्वेश्चन आए हुए, चंद्रमा के रोटेशन पर क्वेश्चन आए हुए, उनके दिन रात का क्वेश्चन आए हुए, सूर्य के अकॉर्डिंग आए हुए, तो सब तो 4-5 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं चंद्रमा और सूर्य से मिलाकर। तो आपको एक चेक करना है कि हमारे जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो किस बेस पर आ रहे हैं। किताब तो आप बहुत पढ़ रहे हैं। एक चीज और मैं बता दूं, आपके पास चाहे जो किताब हो, क्योंकि लाइव कास्ट है इसलिए हमें कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं बता दूं आपको, आपके पास जो किताब है उस किताब को 100 बार पढ़िएगा, लेकिन 100 किताब एक बार मत पढ़िएगा। एक किताब 100 बार पढ़िए, ठीक है, उसमें सही और गलत का निष्कर्ष निकाल लेंगे आप, लेकिन सारी किताबों 100 किताबों को एक ही बार पढ़िए, अच्छी बात नहीं। तो आप स्टडी में ये ध्यान रखिएगा कि हम किसी विषय वस्तु के अकॉर्डिंग कितनी बेहतर व्यवस्था के अंतर्गत हम कितनी डीपली अध्ययन कर लेते हैं, और अध्ययन नहीं, सिस्टमेटिक नहीं, तर्क के आधार पर, और तर्क के आधार पर डिसाइड करेंगे तो कंसेप्ट आपका बनता चला जाएगा, और एक के साथ कंसेप्ट जुड़े हुए दूसरे का। अभी सूर्य और चंद्रमा की गतियों को डिसाइड करेंगे, अमावस्या और पूर्णमासी का कंसेप्ट डिसाइड करें, तो फिर ज्वार भाटा का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बगैर उसके नहीं होगा, फिर रटना तो है ही आपको। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो रटना पड़ेगा, और कंसेप्ट क्लियर है तो समझना होगा, और समझ करके ज्ञान की प्राप्ति की जा सकती है, वो भी इस तरह। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह से हम बहुत सारी चीजों को ध्यान रखते हैं। हम इस क्वेश्चन को मैं छोड़ता हूं आपको चंद्रमा की गतियों को समझ लेंगे, लेकिन शुक्रपल्स की बात मैं करता हूं। आपने सुना होगा कि चंद्रमा में 16 कलाएं पाई जाती। 16 कलाओं का क्या तात्पर्य? डार्क या व्हाइट कम होती जाती है। जब कम होती जाती है तो उसके आधार पर चंद्रमा का कंसेप्ट जरा ध्यान रखिएगा। चंद्रमा चक्कर किसका लगाता है? पृथ्वी का लगाता है ना। yes, पृथ्वी बीच में होगी, चंद्रमा चारों तरफ होगा। yes, ये पृथ्वी आपके बीच में होगी, इस डायरेक्शन में चंद्रमा आपका इधर होगा, ठीक, इस डायरेक्शन में चलता जाएगा, ठीक है। चंद्रमा भी अपनी जगह पर घूमता है, yes, अपने अक्षर का घूमता है, रोटेशन में कोई बहुत अंतर नहीं, इसलिए बराबर दिखाई देता है इस तरफ, ये तो डिसाइडेड है। अब ध्यान रखिएगा कि जब ये घूमेगा तो पृथ्वी पर, ये पृथ्वी का भाग है, ये भाग इसका पृथ्वी का डिसाइड होगा। अब ये पृथ्वी अपनी 23.5 डिग्री पे झुकी है, तो इसका स्वभाव ऐसे होगा, ठीक है, इसका भी स्वभाव ऐसे होता चला जाएगा। ये भाग इसका उधर होगा, ये भाग आगे होगा, इस भाग को इस तरह का आएगा, फिर ये भाग ऐसे बनता चला जाएगा, फिर ये भाग ऐसे होगा, फिर ये भाग होगा, फिर ये भाग होगा। ये आपके एटलस में मिलेगा, एटलस आप ले लीजिएगा, जो पढ़ने में आपको अच्छा लगे वो एटलस खरीद दीजिएगा, ठीक है। तो ये चीजें मिलेगा। अब सूर्य का, चंद्रमा का इतना भाग इस पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। जब इतना भाग दिखाई दे रहा है तो ये एक्सिस लाइन होगी इसकी। अब जब इतना भाग दिखाई देगा तो स्वाभाविक ध्यान रखिएगा, जब इधर से चंद्रमा चला, ठीक है ना, तो यहां तो उसका प्रकाश थोड़ा कम था, फिर बढ़ता चला गया, फिर इधर आया, फिर इधर आया। अब एक तरफ अमावस्या और एक तरफ पूर्णमासी होगी, ये कंसेप्ट है। देखिए हम सारी चीज बताएंगे नहीं, हम सिर्फ डायरेक्शन दे रहे हैं, और आप इस पर चार्ट बना के लाएंगे, वर्क होगा, पूरा भूगोल मैप पर होगा, रिटन नहीं होता है। जितने सारे फिगर बन रहे हैं उसी तरह से फिगर को बना करके आप भूगोल को स्टडी करेंगे। अगर भूगोल में आपको अच्छी प्रगाढ़ता लेनी है तो, क्योंकि हमारा विषय स्कोरिंग है, 60 नंबर के आपके मेंस में 60 नंबर के केवल मैपिंग आती है, और 60 नंबर की मैपिंग में 60 नंबर में 60 नंबर पा सकते हैं। इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है लोगों को। बेशक आप इस तरह से काम करेंगे मैप पर, तो सारी चीज मैप पर है,
और भूगोल को मैप पे ही पढ़िएगा, जो भी स्टडी करना हो थ्योरी को डिसाइड करिएगा, फिर मैप को एटलस को लिए, सारी चीज मैप पर डिसाइडेड है। तो जब आप इसमें करेंगे तो एक शुक्ल पक्ष में जाएगा, ठीक है, और फिर वो यहाँ डूब जाएगा वो, फिर यहाँ पर आएगा, ठीक है। जब यहाँ आएगा तो जब अमावस्या पूरी की पूरी अमावस्या होगी, पूरी अमावस्या में पूरी रात काली होती है, अंधेरी रात से कहती है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का कंसेप्ट ये होता है कि जब पूरा अंधेरा हो जाएगा तो फिर इसमें अंधेरा का स्वभाव कम होने लगेगा, यहाँ आते आते पूरा अंधेरा होगा, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, अंधेरी रात होगी लेकिन कुछ पहर तक। एक रात में कितने पहर होते? 9 8 पहर, गुड, 8 पहर की रात होती है। 16 पहर होते हैं ना, 8 दिन के 8 रात, 8 पहर का कंसेप्ट होता है। जो अब यहाँ पहर स्टार्ट होगा, घड़ी सुना है, आज 16 घड़ियां अंधेरिया है, घड़ी नहीं सुना? हाँ, उसमें कंसेप्ट क्या होता है, एक घड़ी का टाइमिंग डिसाइडेड है, एक घड़ी का टाइम डिसाइडेड है कि कितना घड़ी होगा। 12 घंटे में 8 पहर होता है, 1.5 घंटे का एक पहर हो गया ना, ध्यान दीजिएगा। और वही एक पहर एक घड़ी होता है। तो उस घड़ी के आधार पर जब डिसाइड करेंगे तो फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो ये आपका शुक्ल पक्ष होगा, ये आपका कृष्ण पक्ष होगा, और शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के आधार पर फिर आप गणनाएं शुरू करते हैं। देखिए, हम सूर्य को आधार बना के अध्ययन करते हैं, लेकिन यही अरबी सभ्यता, इस्लामिक सभ्यता की जो बात करते हैं, वो चंद्रमा को आधार बना के अध्ययन करते हैं। तो दोनों का इंपॉर्टेंट अधिक हुआ। आपका पूरा का पूरा पत्रा, जिसे आप पत्रा कहते हैं ना, उसी पत्रा का पूरा स्टडी है आपका पूरा एस्ट्रोनॉमी। इसके साथ साथ सूर्य और चंद्रमा की गतियों के आधार पर आपकी राशियां डिसाइड होती हैं, नक्षत्र डिसाइड होती हैं, सब कुछ उसी डिसाइड होता है। और एक ही समय एक ही स्थान पर, अर्थात एक ही देश में एक ही समय हर लोगों की अलग अलग राशियां हो जाती हैं, क्योंकि हर राशियों का अलग अलग स्वरूप होता है। और वो राशियां कहां प्रभावित होती है? अक्षांश और देशांतर से प्रभावित। वो सभी राशियां अक्षांश और देशांतर से प्रभावित होती हैं। रोटेशन का अलग अलग होता है, 12 राशियां होती हैं, 27 नक्षत्र होते हैं। कितने नक्षत्र होते हैं? नक्षत्र आप सुना, 27 नक्षत्र, 12 राशियां, ये तो डिसाइडेड, सबकी अलग अलग राशि होती है। उस राशि का इंपैक्ट क्या है? आपके जीवन मूल्यों पर पड़ता है ना? नहीं पड़ता? आपके जीवन मूल्यों पर उस राशि का प्रभाव पड़ता है, सूर्य का प्रभाव पड़ता है, चंद्रमा का प्रभाव पड़ता है आपकी। ऐसा ना सोचें, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आप इसी ब्रह्मांड से प्रभावित होते हैं। सूर्य चंद्रमा से कोई ऐसा व्यक्ति है जो प्रभावित ना होता हो ही नहीं सकता। इस धरातल पर उत्पन्न होने वाले जितने जैविक प्राणी हैं, जैविक या जैविक दोनों, सूर्य चंद्रमा से प्रभावित होते हैं। कोई ऐसी चीजें नहीं जो उससे प्रभावित ना होने। तो स्वाभाविक है कि ये विषय वस्तु हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसी आधार पर पिछले सालों में कुछ क्वेश्चन आए हुए आपके ग्रहों के बारे में पूछे गए हैं, वनडे एग्जाम में भी, सिविल्स में भी पूछे गए। उसमें जो क्वेश्चन आए हैं, सूर्य से दूरी के आधार पर, ये सूर्य आपका है तो सूर्य की दूरी के आधार पर डिसाइड है कि कौन सा इसके नजदीक है, कौन सा दूर है, ठीक है। अब चूंकि हम चंद्रमा को इसलिए नहीं दे रहे हैं आपको यहाँ पर कि हम ग्रहों पर आ रहे हैं। अब आपके सारे ग्रहों की स्थिति अलग अलग है और वह ग्रह अपने आप में महत्वपूर्ण है। जैसे आपका पहला छोटा है, थोड़ा सा उससे बड़ा है, फिर बड़ा है, फिर उससे बड़ा है, फिर सबसे बड़ा है। ये बड़े ग्रहों का कंसेप्ट है, यही है ना। अब इसका आकार अगर डिसाइड करेंगे तो आप कैसे बन जाते हैं। जो कई विद्वानों ने कुछ अपना अपना आकार दिया, कोई सिगार का आकार दिया, कोई फिलामेंट का आकार दिया, अलग अलग कंसेप्ट। जब उसमें ओरिजिन ऑफ अर्थ में जाएंगे तो सब आपको मिलेगा। पृथ्वी की आकृति के संबंध में जब अध्ययन करेंगे तो उसमें सब मिलेगा। लेकिन ये ग्रहों का स्वरूप अलग अलग है। सबसे पहले आपका छोटा सा ग्रह है, इसके बुध, स्वाभाविक है कि सबसे अधिक करीब में है तो तापमान भी इसको सबसे अधिक मिलेगा। तापमान अधिक नहीं मिलेगा, बुध का नहीं, शुक्र का है सबसे अधिक।
ये आपका शुक्र है, ये पृथ्वी है ना? सही, ये आपका बुध है, शुक्र पृथ्वी, ये आपका पृथ्वी है और ये शुक्र है, ठीक है। जब ये शुक्र है तो स्वाभाविक है कि सूर्य पृथ्वी के करीब में सबसे करीब कौन सा रहा है? मंगल। इधर मंगल भी है, ठीक। सब पृथ्वी के करीब में सबसे अधिक दो विकल्प आपके सामने है, आपके सामने विकल्प है क्वेश्चन में, पृथ्वी के करीब सबसे करीब ग्रह की संख्या, ठीक है, 1 या 2, 3 या 4, 2, ठीक है। आपके पास फिर विकल्प है कि पृथ्वी के करीब में सबसे अधिक नजदीक कौन सा ग्रह? मंगल। शुक्र नहीं, क्यों? उसकी दूरी, अब तो दूरी पर आएंगे ना कि कितनी दूरी है, उसका कितना व्यास है, सबका अलग अलग डिसाइडेड है, सबका व्यास डिसाइडेड है, सबकी दूरी डिसाइडेड है, सबकी चीज ध्यान रखिएगा, सबका इसमें पूरा का पूरा है आपके पास। तो अब ध्यान रखिएगा कि जो सूर्य के करीब होगा उसमें तापमान कम मिल रहा है, जो सूर्य में दूर हो रहा है उससे अधिक मिल रहा है, अर्थात बुध से तापमान अधिक मिल रहा है शुक्र का, आपने बताया क्यों? यही है ना। जब इसमें अधिक मिल रहा है और पृथ्वी में उससे कम मिल रहा है, फिर इसमें अलग मिल रहा है उससे कम मिल रहा है, फिर आगे बढ़ते जा रहे हैं, उसमें अंतर आना शुरू हो गया, सबका बराबर नहीं हो रहा है। आखिर बराबर क्यों नहीं है यार? दूर होते जाते हैं, तो जब दूर होते जाते हैं तो बराबर नहीं हो रहा है, तो इसका कम हो गया, इसका अधिक हो गया, इसका कम हो गया, फिर इसका अधिक हो गया। हाँ, वायुमंडलीय स्ट्रक्चर क्या आधार पर अंतर होगा? हाँ, गैसों के अंतर, डेंसिटी के आधार पर। बृहस्पति का घन तो बहुत कम होता है, इसलिए बहुत बड़ा हो जाता है। क्या प्रैक्टिकल लेबोरेटरी में हो सकता है? क्या लेबोरेटरी में प्रैक्टिकल हो सकता है? नहीं, सुना नहीं, जो आप करेंगे उसका ऐसा है, तो क्या वो लेबोरेटरी में इस बात को फाइनल कर सकते हैं हम लोग? किसी भी लेबोरेटरी में बैठ करके इस बात को डिसाइड कर सकते हैं? किस लेबोरेटरी में? फिजिक्स या केमिस्ट्री? एस्ट्रोनॉमी। गुड। अब जब ध्यान रखिएगा, जब इसके साथ आते हैं क्वेश्चंस, ये पूछता है कि पृथ्वी के करीब में सबसे अधिक नजदीक ग्रहों की संख्या में 2 आते हैं आपके, मंगल और शुक्र, जिसमें सबसे करीब आपने बताया मंगल, शुक्र को नहीं कहा। क्या ग्रहों में चुंबकत्व शक्ति अपने एक दूसरे को खींचने के लिए है क्या? हर ग्रह का होता है अट्रैक्शन पावर, तो है, सब में जी का मान है, ठीक है। तो क्या वो दूसरे ग्रह को भी इफेक्ट करते हैं? एक दूसरे ग्रह को, तो ग्रह को करते होंगे तो उपग्रह को भी करते होंगे। बृहस्पति में सूर्य का शुक्र ग्रह, मंगल का जो टूटा हुआ शुक्र ग्रह है वो बृहस्पति में जाकर के बमबारी कर देता है। हम उतना दूर नहीं जाएंगे, हम सिर्फ 2 पॉइंट पर आना चाहते हैं। हमारा ये कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी हमारी सूर्य से प्रकाशित होती है और चंद्रमा इसका उपग्रह है, ठीक। और इसके करीब में 2 ग्रह हैं, एक शुक्र है, एक मंगल है। हम शुक्र को रात में भी देखते हैं, दिन में भी देखते हैं, नजदीक है। मंगल को भी देखते हैं, नग्न आंखों से देखने वाले 4 ग्रह हमारे पास हैं, जिसे सम और विषम मंडल के आधार पर देख करते हैं। सम और विषम मंडल के आधार पर सम ग्रहों की संख्या के जो हमारे अपनी आंखों से दिखाई देते हैं। बुध भी दिखाई देता है। अरे भोर का तारा किसको कहते हैं आप? और शाम का शुक्र कहते हैं। दोनों तरफ दिखाई दे रहा है ना। मंगल भी दिखाई देता है, मंगल भी दिखाई देता है, सारे ग्रह दिखाई देते हैं। ये चारों ग्रह आपको दिखाई देते हैं नग्न आंखों से।
इसका तात्पर्य यह है कि अगर जो चारों दिखाई दे रहे तो चारों हमें पृथ्वी को प्रभावित कर रहे होंगे। चारों ग्रह पृथ्वी को प्रभावित करते हैं, ध्यान रखिएगा। और इसके आधार पर जो हमारे ग्रहों की संख्या है वो तो अपने आप में महत्वपूर्ण है कि इन ग्रहों का अलग अलग स्वरूप है। हमारी पृथ्वी एक ऐसी व्यवस्था है जहां पर वायुमंडल पाए जाते हैं। सबके पास वायुमंडल है, सभी ग्रहों के पास वायुमंडल है, लेकिन वायुमंडल के कंपोनेंट उनके पास नहीं है। सबके पास वायुमंडल है, ध्यान रखिएगा। कोई ऐसा नहीं है जिसके पास अपना वायुमंडल ना हो, लेकिन जो वायुमंडल का कंपोनेंट होते हैं जिसमें गैसों का स्वरूप पाया जाता है, धूल के कण पाए जाते हैं, उसके वाष्प के कण पाए जाते हैं, जलवाष्प के, तो इनके साथ किसी के साथ नहीं, केवल है तो पृथ्वी के साथ, है ना। और इस पृथ्वी के साथ जो ग्रह है, आप जो पृथ्वी ग्रह है, उस ग्रह का एक उपग्रह है तारा, उपग्रह है जो चंद्रमा कहा जाता है। इन दोनों के आधार पर आज पूरी दुनिया में ये सबसे अधिक प्रभावित है, क्योंकि केवल जो मानव जीवन का स्वरूप पाया जाता है वो पृथ्वी पर ही पाया जाता है और कहीं तो नहीं पाया जाता ना। अभी खोज चल रही है, 1945 में एलियंस की खोज कर लेगा नासा, एलियंस की खोज नासा कर लेगा। तो जब नासा एलियंस की खोज कर लेगा, एलियंस भी कहीं से आते होंगे, बराबर। अभी हाइपोथेसिस चल रही है, अभी हाइपोथेसिस है कि एलियंस होते हैं, ऐसा होता है, ऐसा होता है, और उनका स्ट्रक्चर से वो भी हमें खोज रहे हैं, हम भी उनको खोज रहे हैं। नासा का एक अपना कार्यक्रम है कि हम 2045 तक उनको खोज लेंगे। जब खोज लेंगे तो हमारी व्यवस्था कुछ और भी होगी, क्योंकि विकास के दो मार्ग हमारे सामने आएंगे, एक स्थल मार्ग का, एक एलियंस का डेवलपमेंट होगा। दोनों के डेवलपमेंट से धरातल पर क्या क्या होगा ये बात की बात है। पर अब जो हमारा कंसेप्ट है कि पृथ्वी के साथ जो हमारा स्ट्रक्चर है उसका अध्ययन, ठीक है। ये भूगोल विषय वस्तु पर हमारा इतना काम करने के बाद हम भूगोल पर आ गए, क्योंकि अब भूगोल पर पृथ्वी का जब अध्ययन करना शुरू करेंगे, उसका जो स्ट्रक्चर, जो फिजिक्स आपका सिलेबस है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको जो चीजें पढ़नी है, उसमें आपका भारत में विश्व का भौतिक स्वरूप सिलेबस में आपका आईएएस का सिलेबस है, जो उसमें पढ़ना आपको है भारत में विश्व का भौतिक स्वरूप, सामाजिक और आर्थिक भूगोल। इसके बाद विश्व भूगोल में केवल सामान्य जानकारी, आपको विश्व भूगोल के अंतर्गत केवल सामान्य जानकारी है और उसकी परख आपको करनी है। भारत के भूगोल के अंतर्गत आपको देश का भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल से संबंधित प्रश्न होंगे। अब हम भौतिक की बात करते हैं, तो जब भौतिक पर हम आएंगे तो पूरे भारत का जो स्ट्रक्चर है, हम भारत के भूगोल पर आ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। भारत से क्वेश्चन आपके आते हैं, अधिकतम प्री के क्वेश्चन जो भी आते हैं वो भारत से आते हैं। विश्व के 2000 क्वेश्चन होते हैं, सारे भूगोल के क्वेश्चन होते हैं भारत का। है कौन सा खगोल की? हम तो नहीं भूगोल पर चलते ना। खगोल की तो हम इसलिए बताए थे कि हम भूगोल पर आए हैं, खगोल की आपके टॉपिक में है ही नहीं। क्या नहीं, वो देखो जो आप करंट अफेयर के जो कंसेप्ट है ना, नहीं एस्ट्रोनॉमी का क्वेश्चन तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन हो जाते हैं। एस्ट्रोनॉमी के क्वेश्चंस नहीं, एस्ट्रोनॉमी क्वेश्चंस होंगे ग्रह नक्षत्रों का, अक्षांश और देशांतर का, राशियों का, नक्षत्रों का है। विश्व के भूगोल से क्वेश्चन नहीं, खड़े हो बात करें, आवाज नहीं आ रही। तो वो तो आपके मेंस में आएगा ना, ये तो अब वो प्री में पूछा जाए तो प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आएगा। जो एस्ट्रोनॉमी का कल्चर होगा, जो आपका भूगोल का विषय वस्तु का, एस्ट्रोनॉमी में सिद्धांत आपको पूछे जा रहे हैं, जिसमें बिग बैंग का सिद्धांत पूछा जा रहा है। इस समय बिग बैंग का सिद्धांत भी पूछा जा रहा है, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित, और इन्वायरमेंट के सिद्धांत पूछे जा रहे हैं। फिर आपके ग्रह नक्षत्रों का सिद्धांत पूछे जा रहे हैं। तो सिद्धांत के पूछने का जो कंसेप्ट वो आपके प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आता है। हाँ, जाग्रफी में पूछे जा रहे हैं, लेकिन वो जीएस के क्वेश्चन वो प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आ रहे हैं, अंतरिक्ष ग्रही विज्ञान के अंतर्गत आ रहे हैं, ठीक है। ये भूगोल का कंसेप्ट है और भूगोल के कंसेप्ट में भूगोल पर आना चाहते हैं। इतना तो मैंने इसलिए दे दिया था कि आपको एक आउटलुक मिले
कि हम भूगोल पर कैसे पहुंच रहे हैं। अब हम भूगोल विषय पर आ रहे हैं, भूगोल का जो भौतिक स्वरूप है भारत के भूगोल का। अब भौतिक स्वरूप के अंतर्गत हम जब भारत को विभाजित करते हैं तो इसमें 4 भाग आते हैं। एक भाग इसका आता है क्या, तो उत्तर का हिमालय क्षेत्र, दूसरा भाग आता है दक्षिण का पठारी भाग, तीसरा भाग आता है गंगा का मैदानी भाग या विशाल मैदान भाग, और चौथा जो भाग आता है उसका तटीय भाग। ठीक इसी तरह से पूरी दुनिया का आता है कि पूरी दुनिया में क्या है, तो पूरी दुनिया में सिर्फ 2 एस्पेक्ट आपके आते हैं, जल भाग और स्थल भाग। जल भाग का अलग क्षेत्रफल है, स्थल भाग का अलग क्षेत्रफल है, और संपूर्ण ग्लोब का अलग क्षेत्रफल है। तो जब संपूर्ण ग्लोब के क्षेत्रफल की हम बात करते हैं, थोड़ा सा हम आपको इंगित करते हैं विश्व के आधार पर, ध्यान रखिएगा। 51 का हिसाब आता है पूरा 510, ठीक है, 360, ध्यान रखिएगा, और बाकी जो बचता है वो आपका स्थल भाग हो जाता है। पूरा एक टोटल एरिया है वर्ग लाख किलोमीटर के अंदर, जो क्षेत्रफल का स्क्वायर किलोमीटर होता है ना, उसके अंतर्गत आपको मिलता है। इसके बाद ये मिलता है, फिर इसके जो बचता है इसमें वो पूरा का पूरा हो जाता है इसका। तो जब पूरा स्थल भाग का कंसेप्ट बनाएंगे कि स्थल भाग हमारा कितना है, फिर जलीय क्षेत्र कितना है, तो उसका परसेंटेज निकाल दिए, पूरा 100% आपका स्थल हो गया। ये आपका यूं कह लिया जाए कि 79 जल और 21 स्थल, ऐसे ही है, ध्यान रखिएगा ये सारी चीजें, ये पूरा स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। अब उसी तरह से जब उसमें भारत को डिसाइड करते हैं कि इसमें भी भारत का स्वरूप है, जैसे एक ध्यान रखिएगा, एक साइंटिस्ट है वेगनर महोदय, वेगनर का मानवीय विस्थापन सिद्धांत आता है, उसने पूरी दुनिया को 2 भागों में देखा है, जल भाग और स्थल भाग। और स्थल भाग को उन्होंने कहा पैंजिया और पैंथालसा। पैंजिया और पैंथालसा का कंसेप्ट दोनों के बीच आता है। अब जो 4 भाग भारत का हमने कहा भौतिक विभाग के अंतर्गत, भौतिक विभाग, और भौतिक विभाग का तात्पर्य होगा उत्तर का हिमालय क्षेत्र। उत्तर का यहाँ हिमालय क्षेत्र हम लिख रहे हैं, लेकिन आपको किताब में मिलेगा उत्तर का पर्वतीय भाग, उत्तर का पर्वतीय भाग, जो उत्तर का पर्वतीय भाग हमारा है वो उसे हिमालय क्षेत्र कहते हैं। इसके बाद दूसरा जो भाग आता है, बंसल की किताब में आपको मिलेगा, ऐसी बंसल की, आरसी तिवारी, दोनों भारत के बृहद भारत का भूगोल लिखा उन्होंने। एक चीज और भी ध्यान रखिएगा, आप रेफरेंस बुक पढ़िएगा, पत्रिका नहीं, जो भी बुक खरीदेगा रेफरेंस बुक, उसमें जो आगा दक्षिण का पठारी भाग, दक्षिण का पठारी भाग, इसके बाद आपका फिर मिलता है बृहद मैदान, भारत का बृहद मैदान, बृहद मैदान। टर्म्स अलग अलग हो सकते हैं, विषय वस्तु हमारी वही है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद चौथा आपका है समुद्र तटीय मैदान या तटीय मैदान, तटीय मैदान। ये 4 भाग आपके भौतिक विभाग के अंतर्गत होते हैं। अब जब हिमालय के क्षेत्र की बात हम करते हैं तो थोड़ा सा हम भारत के फिजिकल इतिहास में जाते हैं, पूरा भौगोलिक इतिहास जो 200 मिलियन वर्ष की बात करते हैं। पैंजिया और पैंथालसा के आधार पर यह बताया वेगनर महोदय ने कि पूरी पृथ्वी एक थी, लेकिन वो दक्षिण गोलार्ध, और 200 मिलियन वर्ष बाद उसमें कुछ विखंडन होता है, कुछ अवशेष की डिस्टर्बेंस होती है, और जब विखंडन होता है तो खंड में बढ़ती है। खंड में बढ़ने के बाद वो 2 भागों में बढ़ जाती है। ये पैंजिया का विखंडन होता है और 2 भागों में बढ़ती है, एक उत्तरी एक दक्षिणी, ठीक है। इसके बाद इसमें आंतरिक शक्तियों के कारण विखंडन होता है और फिर 2 भागों में बढ़ करके फिर आगे मूवमेंट करते थे। आगे मूवमेंट करते थे, एक तरफ उत्तर की तरफ चला जाता है, ये भाग दक्षिण का है तो भी उत्तर की तरफ चलता है, दोनों भाग उत्तर की तरफ डिसाइड हो जाता है, मूवमेंट इनके तरफ दोनों तरफ होते हैं। अर्थात उत्तर का भाग भी उत्तर की तरफ शिफ्ट कर रहा है, दक्षिण का भाग भी उत्तर की तरफ शिफ्ट कर रहा है। ये इसका भौगोलिक इतिहास है। इसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो 2 भाग होते हैं, एक लारेशियन भूखंड कहते हैं, एक गोंडवाना भूखंड कहते हैं। एक को लारेशियन भूखंड का है, एक गोंडवाना भूखंड। गोंडवाना भूखंड की जो बात है, ये उत्तर का भाग लारेशियन भूखंड है, दक्षिण का भाग गोंडवाना भूखंड। और गोंडवाना भूखंड के कंसेप्ट के आधार पर ये जब आगे बढ़ रहे थे तो लारेशियन भूखंड का एक 1.5 भूभाग
अर्थात इसे पामीर की पठार कहते हैं, इसे पामीर की नाट भी कहते हैं, गांठ कहीं सुना होगा आपने। वह भाग दृढ़ भूखंड है और उससे आगे नहीं जा सके। दक्षिण का भाग बीच में गैपिंग था और गैपिंग के बीच में इसका भाग तेजी के साथ आगे बढ़ा था, ये सामान्य गति से आगे बढ़ा, इसके बीच में गैपिंग होता चला। पृथ्वी की सारी क्रियाएं, तो जितनी भी क्रियाएं हैं सब सक्रिय होती हैं, कोई चीज रुकती नहीं पृथ्वी पर, जैसे कि कोई चीज रुकती नहीं। अब क्या हुआ कि यहां से बहुत जो छोटा सा भाग था ये भाग कट गया, बीच वाला भाग क्या हुआ, जल से भर गया, पूरा जल भाग था। जल से भर जाने के बाद दो तरफ पृथ्वी हो गई, लेकिन उत्तर दक्षिण का जो भाग था उत्तर की तरफ मूवमेंट कर रहा था, और मूवमेंट करते वक्त फिर जो बीच का भाग था उनको नाम उन्होंने दिया तेथिस सागर। जो बीच का भाग था ये, उसको उन्होंने नाम दिया तेथिस सागर, और तेथिस सागर में मलबा जमा था। हाँ, वो तो बाद में विखंडन की छुट्टी है, केवल 200 लाख नहीं, वो 120 मिलियन वर्ष पूर्व का विखंडन, वो 120 मिलियन वर्ष पूर्व। आप सविंदर सिंह की किताब पढ़िएगा, उसमें मिलेगा फिजिकल में विखंडन की प्रक्रिया में 3 स्टेप में 80 मिलियन वर्ष पूर्व भी विखंडन हुआ है। 200, 160, 120 और 80, ये एवरेज है उसका। तो जो विखंडन का क्रम होता है उसमें सिर्फ एक ही बार सब नहीं बन गए, दो भाग थे, तेथिस सागर, फिर ये मूवमेंट कर रहा था, फिर इसमें विखंडन होता है, फिर इसमें विखंडन होता है, और जब विखंडन होता है फैल जाती पृथ्वी। जो आज पृथ्वी का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं वो सब एक थे, लेकिन विखंडन की प्रक्रिया में फैलते चले गए, और जब गति एक विखंडन चट्टानें टूटती है ना, तो फिर वो दूसरी से कितनी दूर जाएगी इसका कोई ठिकाना नहीं। आज भी मूवमेंट चल रहा है, आज भी मूवमेंट चल रहा है, अर्थात आज भी उत्तर की, अब सीधे उत्तर नहीं जा रहा, उत्तर पूर्व की तरफ, ठीक है। जब उत्तर पूर्व की तरफ डायरेक्शन चल रहा है तो उसका तात्पर्य है कि जब ये पूरी चीजें, ये तेथिस सागर था, इसमें जमा हुआ मलबा, अर्थात तली भागों में जो जमा हुआ मलबा, ये नाश जब आने लगा उत्तर की तरफ, तो उसका मलबा जो है ऊपर उठने लगा, और ऊपर उठने के बाद स्थिति क्या हुई कि पहले जो बना इयोसीन काल में आपका ग्रेटर हिमालय बना, वल्ली का जो उसको काल नेम कहते हैं इयोसीन काल। इसके बाद फिर एक बार गति हुई, इसके बाद फिर उसकी गति में कमी आ गई, फिर दोबारा मायोसीन काल में वो गति प्रारंभ होती है, तो दूसरा बनता है, तो मध्य हिमालय बनता है। एक ही बार नहीं बना हिमालय, 3 बार में बना, 3 श्रेणियां पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। और सिर्फ हिमालय ही नहीं बना, और भी सारे पर्वत बने, उसके साथ जितने बलित पर्वत हैं सबका एक क्रम पाया जाता है, और मैक्सिमम बलित पर्वत है। इसके बाद तीसरे काल में टर्शियरी काल जब आता है, तो उसमें आपका लोअर हिमालय बनता है। 3 हिमालय के कंसेप्ट हो गए, और इसके बीच में जब भारत का परिप्रेक्ष्य लेते हैं, जो भारत का अध्ययन करते हैं, तो भारत का ये आपका स्ट्रक्चर है, ध्यान रखिएगा, ये आपका भारत का स्ट्रक्चर है। ये अब इसमें जब मूवमेंट हो रहा है तो ये भागें ऐसे आ रही है, और इसके साथ साथ ध्यान देखिएगा, सुलेमान किरथर और हिंदकुश की पहाड़ियां, पाकिस्तान में जो आपका है सुलेमान किरथर हिंदकुश की पहाड़ियां, फिर ये हिमालय का रेंज, फिर ये पूर्वांचल की पहाड़ी, पूरा आर्क है ना हिमालय का क्षेत्र। अगर हिमालय का स्ट्रक्चर आप भारत के संदर्भ में देख रहे होंगे तो पूरा आपको ऐसे मिलता होगा, ऐसे, और सारी श्रेणियां भी इसी तरह से डिसाइड है। और ये चीज आपका कंसेप्ट है। इस पर ये जो जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा, इसमें 5 श्रेणियां पाई जाती है। इस पर आईएएस का क्वेश्चन बनता है, और हर 1-2 साल के बाद आईएएस क्वेश्चन पूछता है, कभी उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर कौन सी रेंज है, काराकोरम की है, लद्दाख की है, पीर पंजाल की है, धौलागिरी की, सारी श्रेणियां हैं जो इसमें फिर बनी है विखंडित होकर के। हिमालय के बाद पर्वत में भी पर्वत के कंसेप्ट पाए जाते हैं, और उनकी घाटियों, एक दूसरे के बीच घाटी पाई जाती है। तो ये सब चीजें भी आपको समझ में होगा कि हिमालय का ये स्ट्रक्चर था। तो जब भौतिक भूगोल के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, भारत का भूगोल अध्ययन करते हैं, तो ये चीजें मिलती है हिमालय का क्षेत्र। अब इसके डिसाइड पॉइंट सब अलग अलग है। जैसे ग्रेटर हिमालय का जो मेन पॉइंट है, ग्रेटर हिमालय का जो कंसेप्ट है, वो चीन का भाग भी है और भारत का भी भाग है।
लेकिन जो उसका मेन पॉइंट है उसे हिंज लाइन कहते हैं। ग्रेटर हिमालय में जो मेन पॉइंट है आपका वो हिंज लाइन है, क्योंकि जब कोई चीज यहाँ पर एक बूंद पानी गिरेगा, अगर जो बरसात होगी एक बूंद पानी गिरेगा तो उसकी पीक पर जब जाएगा तो वो दो भागों में बढ़ेगी, ठीक है। तो वो पूरी पीक जो ऊपर की होगी वो आधा भाग भारत के पास है, आधा भाग चाइना के पास। अब जो उधर जा रहा है तो बीच वाला जो डिवाइड रेखा होती है उसे हिंज लाइन कहते हैं, करेक्ट। तो इस हिंज लाइन के आधार पर हिंज लाइन को पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो पॉइंट है वो हिंज लाइन के आधार पर पूरे भारत का जो कंसेप्ट ऐसे पूरा है। अब उत्तर का भाग ये पठारी है, ये पूरा उत्तर भाग पठारी है। आपने देखा पामीर का पठार उत्तर का है, पूरा का पूरा पठारी है। उसके बाद तुरंत हिमालय का क्षेत्र आता है और हिमालय की ऊंचाई 8,850 मीटर के करीब होगी, बढ़ रही है अभी भी। हर बढ़ते हुए क्रम को समझना होगा, ध्यान रखिएगा। अब बढ़ रही है तो फिर उसका भी कंसेप्ट आता है, क्यों बढ़ रही है भाई। केवल अगर जो भारत की हिमालय की रेखाएं, हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है और उसके बाद वाली जो ध्यान शान की चोटियां हैं, चीन की हिमालय की ऊंचाई नहीं, चीन के पर्वतों की ऊंचाई नहीं बढ़ रही है, तो केवल हिमालय की अगर बढ़ रही तो उसका कोई फैक्टर होना चाहिए ना। प्लेट मूवमेंट, तो प्लेट मूवमेंट होगा तो सबकी ऊंचाई बढ़नी चाहिए। नहीं, अगर जब हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है उसके बाद वाली, अर्थात मैंने आपको बताया मैप में, ये जब चीन का जो क्षेत्र है पठारी भाग, इस तिब्बत का क्षेत्र कहते हैं, तिब्बत का पठारी क्षेत्र कहते हैं, तिब्बत पूरा पठारी क्षेत्र में बसा हुआ। हमारी मैकमोहन रेखा कहाँ खींची गई थी, किस प्रदेश में? भारत और चीन के बीच, हाँ, अरुणाचल में, और कहीं नहीं। अरुणाचल से शुरू लेकर उत्तराखंड तिब्बत के बीच में खींचा गया था उस समय। अरुणाचल और तिब्बत के बीच खींचा गया था, अरुणाचल से लेकर उत्तराखंड, अरुणाचल से लेकर के उत्तराखंड तक उस समय। क्यों मैकमोहन रेखा उत्तराखंड में भी खींची गई थी क्या? केवल अरुणाचल प्रदेश की रेखाएं थी, ध्यान दीजिएगा। मैकमोहन रेखाएं केवल अरुणाचल प्रदेश की बात, क्योंकि जो तिब्बत का जो क्षेत्र है, तिब्बत जो देश था पहले, अब तो चीन के साथ सम्मिलित हो चुका है, चीन उस पर अपना क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। तो जो उसका जो पॉइंट था, वो जो भाग हमारा मिलता था, वो भाग सिर्फ भारत के जो क्षेत्र में आता था वो अरुणाचल के साथ था, न कि तिब्बत के साथ। तो इस मैकमोहन रेखा का जो विवाद था भारत और तिब्बत के साथ, भारत और चीन के साथ था, और वो मैकमोहन रेखा ने, मैकमोहन महोदय ने उसको खींचा था जाकर। ये घटना 1314 की बात है, 1913-14 में, और उसके आधार पर मैकमोहन रेखा इधर डिसाइड होती है। तो जो तिब्बत का पूरा क्षेत्र है, इस सिक्किम का साथ लेकर के पूरा का पूरा ये उसका भाग, इस क्षेत्र के आधार पर ध्यान रखिएगा कि ये पूरा का पूरा पठारी भाग है। तिब्बत का पूरा पठारी क्षेत्र कहा जाता था। पठार का तात्पर्य न समझिएगा, पठार का सामान्य जो डिफिनीशन दी जाती है कि समुद्र तल से 500 मीटर की ऊंचाई रखने वाला समुद्र और सपाट भाग, उसे पठार कहते हैं। और पामीर का पठार 4-5 मीटर की ऊंचाई है, 5,000 मीटर की औसत ऊंचाई है उसकी। अब ध्यान रखिएगा, जब ये चीजें हुई तो ये क्या था, लारेशन भूखंड था ना। अभी आपने लारेशन भूखंड कहा, पामीर की गांठ का, उसके बाद वो चीजें आगे नहीं बढ़ पाई, ये तृण भूखंड कहा जाता है। लेकिन लारेशन भूखंड का ये भाग पूरा है, उत्तर का भाग जितना था लारेशन भूखंड का, दक्षिण का भाग था गोंडवाना भूखंड। भारत में सबसे पुरानी जनजाति कौन मानी जाती है? गोंड भाई, गोंड। और उसी गोंडवाना क्रम में गोंड जनजाति को सबसे पुरानी जनजाति है। सारे देखिए भूगोल के सारे फैक्ट एकदम रिलेटेड होते हैं, और जो चीज जहां आती है वही उसको समझ लीजिए। क्रम से तो पढ़ना है, जो चीजें जिस संदर्भ में आ रही है वही आप उसको स्टडी कर लेंगे तो शायद वो चीज आपके काम में आएगी। अब ये भाग जब होता है, अभी मैंने आपसे क्रॉस क्वेश्चन किया था कि अगर जो हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है तो उसके संदर्भ में सबकी ऊंचाई बढ़नी चाहिए, क्योंकि अभी आपने कहा कि अभी भी धरातल का जो कंसेप्ट है उत्तर जाने का, वो नॉर्थ, उत्तर पूर्वी दिशा में आगे बढ़ रहा है ना। तो ऐसा अगर जो है तो सबकी ऊंचाई बढ़नी चाहिए थी, केवल हिमालय की ऊंचाई बढ़े, लेकिन चीन में जितने भी पर्वत हैं उनकी ऊंचाई कम बढ़ नहीं रही है, उतनी ऐसा स्थिति है, उनका मेजरमेंट तो हुआ है।
जब ऐसा नहीं हो रहा है, इसका तात्पर्य कहीं ना कहीं हमारी जो स्थानीय क्रियाएं हैं वो हमारे हिमालय को इफेक्ट कर रही है। अभी जियोफिजिक्स के आधार पर विद्वानों ने यह अध्ययन किया है और पाया है क्या कि हिमालय जो है एक ऐसा पर्वत है जिसमें स्वायस और चट्टाने दोनों एक साथ मिली होती है, मिट्टी और चट्टाने, चूंकि बलित पर्वत है और बलित पर्वत होने के नाते इस लैंडस्लाइड सबसे अधिक होता है हिमालय में। हिमालय में लैंडस्लाइड का तात्पर्य कि बारिश होती है और मिट्टी को काट देता है, मिट्टी के साथ बारिश का कंसेप्ट तो जानते हैं आप, वो तुरंत उसको विदलन करेगा, काट देगा और चट्टाने फिर सरक जाती है। हिमालय सबसे सघन वेजिटेशन के लिए भी जाना जाता है, वनस्पतियों के लिए भी सबसे अधिक औषधि वाले क्षेत्र भी जाने जाते हैं हिमालय, सबसे अधिक वनस्पतियों का स्वरूप उस पर है, वनस्पतियां वहीं होती हैं जहां सॉइल। गंगा बेसिन का जो क्षेत्र है सबसे अधिक उपजाऊ माना जाता है, अर्थात विशाल जो मैदान है आपका, बृहद मैदान, भारत का बृहद मैदान से कहते हैं, विशाल भाग, सबसे अधिक भाग है, वो सबसे अधिक उपजाऊ क्षेत्र भी माना जाता है। और वो सभी नदियों के द्वारा बना हुआ है, वो भी गंगा के द्वारा बना हुआ है, गंगा यमुना का जो हिमालय के क्षेत्रों से निकलती हुई नदियां उसके द्वारा बना हुआ है। तो वो मिट्टी साथ लेके आते हैं, तो मिट्टी का तात्पर्य कि जो मिट्टी होगा तभी तो लेके आएंगे ना, करेक्ट। तो गंगा का बालू सफेद होता है और पठारी भागों का बालू लाल होता है। यमुना और गंगा के बालू जो सफेद होते हैं, ब्रह्मपुत्रा के, गंगा के, यमुना के बालू सफेद मिलते हैं, लेकिन पठारी भागों से निकलने वाली नदियों के बालू लाल पाए जाते हैं। कंसेप्ट सही है? यही कंसेप्ट है कि वो सॉइल्स के साथ आते हैं, चट्टानें टूटती हैं और फिर यहां पर लाकर के डिपोजिट करते हैं। लगातार कोई चीज डिपोजिट होती जाएगी तो निश्चित रूप से ऊंचा होगा, ये तो डिसाइडेड है। तो इसका तात्पर्य कि गंगा का मैदान लगातार ऊंचा हो रहा है, और जब ऊंचा होगा तो स्वाभाविक है कि कोई बार जब ऊंचा होगा तो उसका मार्ग भी बदलेगा, मार्ग बदलेगा। तो एक हमारे यहाँ इंडो गंगेटिक रिवर थी, इंडो गंगेटिक रिवर का कंसेप्ट था कि जो इधर से बहती थी पश्चिम की तरफ, हिमालय के तटीय भागों से बहती थी पश्चिम की तरफ, जो एक रिवर थी, इंडो गंगेटिक रिवर फ्रंट कहते हैं जिसे, वो पश्चिम से पूर्व से पश्चिम तरफ बहती थी और बाद में ये समाप्त हो गई, बाद में समाप्त हो गई, क्योंकि गंगा यमुना के साथ जितने भी सिल्ट आए उस पर जमा होते चले गए और धीरे धीरे उसका अवशेष समाप्त हो गया। यार आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन क्यों नहीं है कि जब हिमालय बना तो क्या टेथिस सागर में सिर्फ हिमालय का ही भाग था और बाकी तो दुनिया का नहीं था? ये भी तो क्वेश्चन बन सकता था आपके, क्यों नहीं पूछा? अभी मैंने आपसे कह दिया कि टेथिस सागर बना, उसमें हिमालय बन गया, तो ग्लोब पर टेथिस सागर का कंसेप्ट था कि टेथिस सागर तो पूरा भाग था, तो उसमें केवल हिमालय का क्षेत्र तो थोड़ा ही है, पूरा यूरोप और यूं कह लिया जाए कि आपका एशिया, अफ्रीका का तक पूरा उसी भाग पर था, तो और बचा हुआ अवशेष कहां चला गया, या और स्थल नहीं बने क्या? ये क्वेश्चन क्यों नहीं पूछा आपको? क्या कौन सा बना था एक साथ वही पूरा? तो उसमें कौन कौन सा साथ में बना? प्लेट तो खिसकती, तो अमेरिकन प्लेट अलग हो गया, ऑस्ट्रेलियन प्लेट अलग हो गई, दक्षिण अमेरिकन प्लेट अलग हो गई, पैसिफिक प्लेट अलग हो गई, अटलांटिक प्लेट अलग हो गई, यूरोपियन प्लेट अलग हो गई, तो ये सारे प्लेट तो अलग हो गई, और लेकिन जुड़ा एशिया, यूरोप और अफ्रीका, ये तो जुड़े हुए हैं ना। तो आखिर टेथिस सागर का भाग तो दो भागों में बटा, पूरी पृथ्वी पर इधर बन गया हिमालय का क्षेत्र, तो ये बचा हुआ भाग कहां चला गया? इसमें नहीं हुआ क्या? रिवर्स में रिवर लोड जो है तो वहां पे जो आ गया मैदान। हाँ, तो मैदान बन गया ना, और स्थल नहीं बना। जैसे हिमालय की जगह पर और कुछ तो बनना चाहिए था, दबाव तो बराबर चल रहा था भाई। सपोज मान लो ये भाग है, आधे पर दबाव चल रहा है, आधे पर नहीं चल रहा है, तो बात समझ में आती है। दबाव जब सब पे चला तो सब पर तो स्थान परिवर्तन होना चाहिए था यार। भैया क्वेश्चन भी मैं ही करूंगा, आंसर भी मैं ही दूंगा, क्वेश्चन करने की आपकी जिम्मेदारी है। तो कुछ प्रेशर लेगा तो फोल्ड बनेगा। हाँ हाँ वो तो बनेगा ही। हाँ, तो एक फोल्ड है तो उसका जो एक संवाद वाला एरिया रहेगा तो वो मैं नहीं कर रहा हूं। मेरा कहना है कि सिर्फ जो टेथिस सागर में दबाव हुआ तो सिर्फ केवल हिमालय ही बना कि और भी कोई स्थान बना, और भी स्थल भाग बना? अगर स्थल भाग नहीं बना तो आखिर वो अवशेष भाग क्या है? पठार। तो पठार भी तो बनना चाहिए ना,
पठार तो टेथी सागर में अगर पठार बनता है तो उसको भी बनने के स्ट्रक्चर्स को आपको समझना तो पड़ेगा ना। समुद्र के भाग है वो तो है ही, उसका बचा हुआ अवशेष भाग भी होना चाहिए, जो नहीं बना होगा वहां अवशेष भाग भी बचा होगा, तो उसका भी तो कुछ नाम होगा। भूमध्य सागर, गुड। लेकिन भूमध्य सागर तो कहां बहुत दूर चला गया ना हिमालय से, उसके बीच वाला भाग तो भी बना होगा, वो भी बने होंगे। इसका तात्पर्य कि जो ईरान का पूरा डिजर्ट्स एरिया है क्या हिमालय के साथ ही बना क्या? नहीं, ये नहीं सही, ये सही नहीं होगा, बी सही होगा, या बी नहीं तो सी तो होगा ही, ऐसा नहीं चलता है, सारे फैक्ट हैं, ध्यान रखिएगा। क्योंकि देखो आप क्वेश्चन लेकर पढ़ेंगे, क्वेश्चन लेकर के आएंगे, सीधे तो आप तो पढ़ के आए हो, पढ़ लिया, याद हो गया सब कुछ, अब आपको क्रॉस क्वेश्चन करके अपने को पढ़ना है, और जब तक क्रॉस क्वेश्चन नहीं करेंगे आपको इंटरव्यू में उलझा देंगे। और तैयारी प्री की नहीं होती है, इंटरव्यू की तैयारी अभी ना तैयार रखना कि हम प्री क्वालिफाई करेंगे तो फिर मेंस की तैयारी करेंगे, मेंस की तैयारी करेंगे तो इंटरव्यू की तैयारी करेंगे, नहीं, जो भी स्टडी होगी वो डायरेक्ट स्टडी होगी, और वो सिर्फ टारगेट की होगी, और टारगेट क्या है? इंटरव्यू है। सारे कंसेप्ट आपको बनाने होंगे, सारे कंसेप्ट बनाए गए, और इसी कंसेप्ट को समझना होगा, और सतही कंसेप्ट नहीं, डीपली, भले आपको सतह क्वेश्चन आएंगे, एनसीईआरटी डीप में जाना ही होगा, कंसेप्ट अगर आपके पास है तो, एक नंबर के क्वेश्चन सब नहीं है। अब ध्यान रखना है आप लोग कि जब इतनी सारी बातें हो गई, इंडो गंगेटिक रिवर आगे इधर चल रही है, वो समाप्त हो जा रही है, इसका तात्पर्य कि इंडो गंगेटिक रिवर का मार्ग बदल गया, जब मार्ग बदल गया तो जो आगे जाती थी वो बदल गई, फिर आगे का जो भाग है पूरा बलूचिस्तान का पड़ा। आप ध्यान रखना, पाकिस्तान का क्षेत्र है ना, आपको दिखाएं, ये आप भारत है, यहाँ पर ये भारत है, और भारत के संदर्भ में आप ऐसे जाओगे तो पूरी पर्वत श्रेणियां हैं, ऐसे ये पूरी पर्वत श्रेणियां हैं, यहां से लेकर के ये आपका पुर्तगाल है, यहां से पुर्तगाल से ले लेंगे तो आपकी पूरी पर्वत श्रेणियां इस तरह से आती हैं, और ये पूरी पर्वत श्रेणियां जो आपको इस तरह से आती हैं, और ये पूरा का पूरा पर्वत श्रेणियां यहां तक आती है दक्षिण पूर्वी एशिया तक। एटलस में आप देखेंगे तो नेचुरल, आप एटलस में दो पार्ट होंगे, पॉलिटिकल और नेचुरल, तो जो यहां से आएगा पूरा का पूरा, इसमें एक पर्वत श्रेणी है, और सब में अब हो सकता है कि कहीं कहीं कटी फटी है, वो ठीक है, लेकिन इस पर्वत श्रेणियां हैं, इसी पर्वत श्रेणियों से नदियां भी निकलती है, इस पर्वत श्रेणियों से निकलने वाली नदियां इधर भी जाती है, इधर भी आती है, बीच वाला भाग पूरा पूरा, इसी को कहते हैं मध्य महाद्वीपी कटक, और मध्य महाद्वीपी कटक ये मौलिक पर्वत का क्षेत्र, यही भाग आपका क्या है? भूकंप और ज्वालामुखी का क्षेत्र भी है, यही भाग जो आपका मध्य महाद्वीपी कटक है, यही भाग भूकंप और ज्वालामुखी का क्षेत्र भी है, क्योंकि निश्चित रूप से जब कोई चीज जोड़ते हैं आप, जब कोई चीज जोड़ेंगे तो स्वाभाविक है कि उस जोड़ के साथ दरार पड़ेगी, तो वो भाग स्थल भाग में डिसाइडेड होगा, तो इससे जुड़ जाना तो अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ संबंध नहीं होती है, क्योंकि चट्टानें अलग अलग है, और इसके बीच में जो गैपिंग है वो बराबर अस्थिर होता है, और अस्थिर भाग भी मध्य महाद्वीपी कटक के अंतर्गत ही सारे भूकंप और ज्वालामुखी का क्षेत्र बन जाता है, और वही क्षेत्र भूमध्य सागर में भी चला जाता है पूरा का पूरा। अर्थात ये जो क्षेत्र है आप ध्यान रखना, इसे यहीं पर ये पूरा का पूरा क्षेत्र है जो पर्वतीय क्षेत्रों का है, और ये क्षेत्र पूरा ऐसे आता है, और इसके साथ ही साथ ये भाग स्थल भाग बने हैं, और टेथी सागर का बचा हुआ भाग ये भूमध्य सागर है, टेथी सागर का बचा हुआ भूमध्य सागर, हिमालय के साथ साथ ये सारी चीजें बनी। अब भारत का पर्वतीय भाग, ठीक है, भारत का ही पर्वतीय भाग हो गया, इसके बाद पुनः आप देख रहे हो कि ये आपका राजस्थान का क्षेत्र आएगा, राजस्थान के बाद सीधे सीधे पाकिस्तान का क्षेत्र आएगा, पाकिस्तान का जो भाग है सिंधु गंगा का क्षेत्र, उसके बाद सीधे आता है बलूचिस्तान का पठार, फिर ईरान का पठार, इराक का पठार, फिर टर्की का क्षेत्र आता है, फिर इसके बाद ये यूरोप महाद्वीप में जाते हैं, तो ये सारे क्षेत्र बने हैं तभी तो ये जो पठारी भाग है वो गोंडवाना क्रम का नहीं है, वो लारेशियन भूखंड है, वो लारेशियन भूखंड है, और जो आपका दूसरा क्रम है गोंडवाना क्रम का, वो क्षेत्र आपका गोंडवाना क्रम का है, दक्षिण का जितना भाग है वो आपका गोंडवाना क्रम है, उत्तर का जितना भाग है वो लारेशियन भूखंड है, करेक्ट।
अब इस पर हम आपका काम कर रहे थे कि ये जो भाग है, अब आइए मेन टॉपिक पर। रिलैक्स हो गए मैं? देखो भाई 90 मिनट क्लास, 1.5 घंटे क्लास नहीं पढ़ाई जाती। हो गया क्या? कब क्या बज गया? 10:30 हो गया। थोड़ी लेट भी शुरू हुई थी। तो 90 मिनट क्लास पढ़ाई जाती है, लेकिन बीच बीच में क्लास क्वेश्चन करके कुछ समय को आपको रिलैक्स करना पड़ता है। आप ये ध्यान रखना कि आप चाहे जो भी पढ़ के आए हो, स्टडी जीरो से करिएगा। स्टडी जीरो से करिएगा। अगर उसमें और अच्छा होता है, इनपुट होता है तो बेहतर होता रहेगा, स्वाभाविक। जब आप यहाँ पर आते हैं ना, तो ये आपका पूरा का पूरा हिमालय क्षेत्र 3 भागों में बटा हुआ है। ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और लोअर हिमालय, और इसके साथ इंडो गंगेटिक रिवर है, जिसका एक और फिर उद्गार हो रहा है मालदा गैप का कंसेप्ट। अब अभी मैंने कहा कि हिमालय ऊपर उठ रहा है। ये जितनी भी नदियां हैं भारत की, चाहे विश्व की, वो सभी फाल्ट में बहती है। सभी फाल्ट में बहती है। फाल्ट का तात्पर्य कि जो चटकन होता है, जो टूटती है चट्टाने, उसके बीच में रास्ता मिल जाता है, वो बहती है। ये मालदा गैप का क्षेत्र है गंगा का। मालदा गैप का कंसेप्ट है कि यहाँ पर सारी चीजें अवशिष्ट होकर, अर्थात गंगा का भाग जब डिवाइड करते हैं तो 3 भाग बांटते हैं, अपर गंगा मैदान, मिडिल गंगा मैदान, लोअर गंगा मैदान। अपर गंगा मैदान का ढाल अधिक है लोअर की तरफ, सारे सीट यहाँ के जमा होते तो स्वाभाविक है कि जमा होने के साथ साथ इसका भार भी बढ़ेगा। फिर नदियां हर बार लाकर मिट्टी छोड़ती हैं, हर बार कटा होता है। ये भाग लगातार बढ़ता जा रहा है, और ये भाग बढ़ता ही नहीं जा रहा, बल्कि ये नीचे के जो अवशिष्ट भाग है उसके साथ समर्थ हो जाता है। ठीक है, हम कल जो मेरी अगली क्लास होगी तो मैं आपको दिखाऊंगा कि पृथ्वी पे कैसे नीचे जो चट्टाने जाकर के पिघलती है और पिघलने के बाद कैसे समर्थ होती है, वीडियो को दिखाऊंगा मैं। तो अब ध्यान रखिएगा, जब ये नीचे जा रही है, दब रही है, अब ये क्या हो रहा है कि वहां सुंदरबन में कंसेप्ट डिसाइड हुआ कि इसके पेड़ भी नीचे दब रहा है। 2 चीज हो सकता है, पेड़ नीचे जाने का मतलब कि पेड़ तो बराबर ऊपर उठते हैं। पेड़ नीचे जाने का मतलब कि सपोज मान लो अगर मिट्टी हमारे यहाँ तक थी, वो मिट्टी अगर यहाँ तक आ गई तो इतना तो नीचे दब गया। पेड़ तो नहीं दबा ना, मिट्टी दबा दी, मिट्टी का लेवल ऊपर उठ गया। तो जब ऊपर उठ गया तो इतना तो हमें लगा कि दूसरा कोई आके कहा कि नहीं इतना पेड़ हमारा दब गया। अब ये मिट्टी क्या कर रही है कि जब यहाँ से चट्टान यहाँ पर मिट्टी आके डिपोजिट हो रही है, अब ये फिर नीचे जा रही है, सबमर्ज हो रहा है, और सबमर्ज होकर के फिर हिमालय को बढ़ावा दे रहे हैं। अर्थात अब ये लोकल फैक्टर हो गया है, स्थानीय फैक्टर के हिसाब पे हिमालय जो है ऊपर उठ रहा है। करेक्ट। इस आधार पर हिमालय की सारी स्थिति को समझना होगा। अब हिमालय के में भाग है हमारे, जम्मू कश्मीर लद्दाख का क्षेत्र, फिर हिमाचल का क्षेत्र, फिर उत्तराखंड का क्षेत्र, फिर सिक्किम का क्षेत्र, और फिर जो हिमालयी भाग पर हमारा अरुणाचल प्रदेश। ये हिमालय भाग हमारा बहुत ही रिच है, और उसके कंसेप्ट में हम सामाजिक और आर्थिक दोनों कंसेप्ट देखेंगे। क्योंकि जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों का अध्ययन जब हम करते हैं तो जम्मू कश्मीर की 5 श्रेणियां, 5 श्रेणियों के बीच में अलग अलग क्षेत्र, उनकी घाटी क्षेत्र, और सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है कि उस जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों, लद्दाख के क्षेत्रों से हमारी सिंधु नदी की निकलती है, और वो फिर पाकिस्तान के लिए वरदान साबित। ठीक है, तो हर पार्ट का पूरा स्टडी हम लोग करेंगे, आर्थिक सामाजिक। करेक्ट, थैंक यू। ध्यान देंगे, अगला टॉपिक आपके पास सिलेबस होगा। जब सिलेबस होगा तो आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरी तैयार होकर के आएंगे नेक्स्ट टाइम। ये पूरा खंड हम समाप्त करेंगे।